अस्सलाम वालेकुम। चलें जी। सो लास्ट टाइम हम लोगों ने इसकी बात स्टार्ट की थी, विच वॉज द आइडिया ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आज जो है हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स की तरफ बढ़ते हैं, जो इसकी एग्जांपल्स होती हैं। अगेन इट्स अ स्लाइटली टेक्निकल पार्ट ऑफ द लाइट चैप्टर, तो ये हम देखना शुरू करते हैं। सो इन एग्जाम्पल नंबर 1 इट सेज, गिवन दिस डायग्राम, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, पार्ट बी द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। सो ये आपको दो चीज़ें निकालनी है। अच्छा, पार्ट ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस तरीके से मालूम करेंगे। सो आपको एंगल्स दिए हुए हैं, ठीक है। अच्छा, जब जब एंगल्स दिए हों, यू हैव टू मेक श्योर कि जो एंगल्स हैं आर दे विद द नॉर्मल और नॉट। इफ़ नॉट, यू हैव टू इंश्योर कि भाई वो नॉर्मल के साथ हों। तो यहाँ पर तो ये चीज़ ठीक है, दैट द एंगल्स आर गिवन विद द नॉर्मल, सो दिस इज़ फाइन। सो वी कैन से कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n is sin I over sin R। सही है। सो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है दैट सीम्स टू बी 40, सो इट्स sin 40 over sin 25। सो यहाँ से जवाब बताएं क्या आता है। सो sin 40 over sin 25, so this is 1.52, ठीक है। अच्छा, अगले पार्ट में वो पूछता है कि यूज़ दिस टू फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। अब देखें, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास निकालना है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर दिया हुआ है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक और फार्मूला भी था जो हमने लास्ट टाइम देखा था विच वॉज इन टर्म्स ऑफ स्पीड्स वाला। सो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, n इक्वल सी ओवर वी, वेर सी इज द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और v इज द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। सही है। अच्छा, सो बेसिकली n इक्वल्स c ओवर v, और मुझे चाहिए v which is c over n. So c is 3.0 into 10 to the 8 and n is 1.52. सही है। So you have 3 into 10 to the 8
यू डिवाइड बाय द वैल्यू जो यू जस्ट गॉट, सो इसका जवाब आता है 1.97 इंटू 10 to the 8 meters per second. अच्छा, इन पार्ट्स में कोई इशू? तो ये तो समझें कि अगर ये 1.5 आया, इसका मतलब कि बेसिकली लाइट स्लोज डाउन बाय अ फैक्टर ऑफ 1.5। तो आप देख भी रहे हैं कि कैलकुलेशन में भी ऐसा ही हो रहा है, हमने ये लास्ट टाइम थ्योरी के हिसाब से बात की थी। तो यहाँ पे जो स्पीड है ये डिवाइड बाय 1.5 हो रहा है। सही है? आगे चलें। सो ये दो फॉर्मूलाज हैं क्या कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। तो मैंने इनकी एग्जांपल साथ साथ बनाई है ताकि आप लोग इसको फर्स्ट हैंड देख लें। अच्छा, एक चीज़ याद रखें कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू अगर हम सोचें, इट कैन नॉट बी लेस देन 1, राइट? क्योंकि देखें एट मैक्स क्या हो सकता है, अगर मैं थियोरेटिकली बात करूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की स्पीड वाले फॉर्मूला के हिसाब से सोचूं, तो मुझे पता है अगर ये किसी भी मटेरियल में दाखिल होगा तो इट ट्रैवल्स द फास्टेस्ट इन एयर। तो यहाँ पे जो भी ये वैल्यू आएगी डिनोमिनेटर में, वो न्यूमरेटर से थोड़ी सी छोटी ही होगी ना, राइट? सो यूजुअली दिस फ्रैक्शन इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन 1। सो ये इसका आइडिया। सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स, इनफैक्ट लाइक इन रियलिटी, आपका जो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू होगा ये, बिकॉज द डिनोमिनेटर इज लेस देन c, right? Numerator is basically always going to be 3 into 10 to the 8. The denominator, even if it's something like 2.99 into 10 to the 8, तो आपका आंसर greater than 1 ही आएगा, right? So the refractive index cannot be less than 1. Why? Because the speed of light in any medium cannot be more than the speed of light in air, which is 3 into 10 to the 8 meter per second. ये बताने का मकसद ये है कि हो सकता है अगर आप कभी कैलकुलेशन कर रहे हैं, आपने आगे पीछे कर दिया कोई चीज़, तो अगर आपका आंसर 1 से लेस आ रहा है n का, तो वो आ नहीं सकता, आपने कुछ गलती की है। चल आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब एक और एग्जांपल्स हम लोग, इसकी 3 एग्जांपल्स करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्मूलाज की, एंड वील एंड विद द पास्ट पेपर क्वेश्चन। अच्छा, अब ये देखें। सो इस एग्जांपल में ऐसा ही एक और सवाल है। सो फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बी इन दिस गिवन दैट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अच्छा, तो पिछले केस में हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना था गिवन बोथ दी एंगल्स। यहाँ एक एंगल दिया हुआ है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दिया हुआ है, दूसरा एंगल पूछा हुआ है। अच्छा, ये जो मीडियम है ये बेसिकली डायमंड है, ठीक है? सो इट सेज कि आप निकालें इस चीज़ को। अच्छा, पहली बात, अब यहाँ इस डायग्राम को देखें। इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस 50 डिग्रीज? नो, कितना है फिर? ये नॉर्मल है, राइट? सो 90 माइनस 50 विच इज 40 डिग्रीज। अब इन चीज़ों का ख्याल रखना है। एमसीक्यूज वगैरह में अगर सवाल आते हैं तो एग्जामिनर ऐसी चीज़ जानबूझ के करता है, ठीक है? अब यहाँ मुझे एंगल ऑफ इंसिडेंस मिल गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकालना है, तो मैं फॉर्मूला यूज़ करता हूँ।
सही है। सो वैल्यूज प्लग इन करूँ तो n की जगह 1.8, साइन i की जगह साइन 40 और साइन r की जगह साइन r, क्योंकि आपने बेसिकली r निकालना है जो कि ये वाला एंगल होगा। सही है। तो यहाँ से आप इक्वेशन को रीअरेंज करें। सो साइन r इज साइन 40 over 1.8। तो साइन 40 over 1.8 कितना आता है? 0.357। और अगर आपको r चाहिए तो क्या करना है कि आप इसका साइन इन्वर्स कर लें। सही है। प्लीज़ डू नॉट यूज़ दीज एग्जैक्ट वैल्यूज़, आप कैलकुलेटर वैल्यूज से ही काम करें टू अवॉइड एनी सॉर्ट ऑफ राउंडिंग एरर। साइन इनवर्स आंसर तो यार है 20.9 डिग्रीज, या इसको 21 डिग्रीज भी कह सकता हूँ। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक मैं आपको ज़रा कंपैरिजन करवा दूँ पिछले पार्ट से। पिछले पार्ट में हमारे पास n आया था 1.52, यहाँ पे n आया है, दिया हुआ है 1.8। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है। हमने क्या कहा था? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली क्या चीज़ दिखाता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज़ अ मेजर ऑफ बेंडिंग। तो आप देखें ना, जहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, लाइट ने ज़्यादा बेंड किया। दोनों केसेस में ही मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस 40 था, लेकिन इस केस में लाइट ने इतना बेंड नहीं किया तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 25 था। इस केस में लाइट ने ज़्यादा बेंड किया तो मेरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन थोड़ा सा और कम बना है, 21। सही है। ज़्यादा बेंड हुआ तभी तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और पतला हो गया ना। सो दैट्स द आइडिया। ठीक है। तो होपफुली आप लोग इसके आइडियाज़ को थियोरेटिकल कैलकुलेशन के साथ भी रिलेट कर सकें। अच्छा, पार्ट बी। पार्ट बी में पूछा है स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। तो स्पीड्स वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, n इक्वल्स c ओवर v। सो मुझे अगर चाहिए v, सो v इज c ओवर n। सो c इज 3 into 10 to the 8 over n is 1.8। ठीक है। तो ये डिवाइड करें तो आपके पास स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड आ जाएगा। सही है। अगेन खुद हाजिर दिमाग रहें कि स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड जो आएगा वो 3 into 10 to the 8 से कम ही आएगा, राइट, बिकॉज इट ओनली ट्रेवल्स द फास्टेस्ट इन एयर, बाकी जगहों में स्लो हो जाएगा। So this turns out to be 1.67 into 10 to the 8 meters per second. सही है। डन। अच्छा, अब यहाँ पे एक बात सोचने की है कि फ़र्ज़ करें मैं अगर इस बाउंड्री पे कर रहा हूँ तो मैं कर रहा हूँ साइन आई ओवर साइन आर, राइट। लेकिन अगर मैं आगे आऊँ इस बाउंड्री की तरफ, और आप लोगों ने ये डायग्राम मेरे साथ लास्ट टाइम देखा था, तो ये 21 होने की वजह से ये भी 21 हो जाएगा, और बेसिकली ये वाला एंगल जो है ये फिर 40 हो जाएगा। फ़र्ज़ करें एग्जामिनर मुझे ऐसा कोई आइडिया दे जहाँ ये कहे कि भाई अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये मीडियम से एयर में जा रहा है, अब निकालो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो क्या करेंगे? क्योंकि इस बार तो लाइट रे यहाँ आ रही है तो आने वाले का एंगल 21 है, उसूलन ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और जाने वाले का जो उसूलन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो ये है। तो क्या ये करेंगे? लेकिन मसला ये है कि जब आप ये करेंगे तो आपका आंसर लेस देन 1 आएगा, विच यू नो आ नहीं सकता। ठीक है।
तो कुछ लोग इस चीज़ से थोड़ा सा तंग हो जाते हैं. नाउ कॉम्प्लिकेटेड वे जो कि बुक्स में लिखा होता है इसको करने का वो ये है कि वो कहता है कि भाई आप खुद देखो ये कहाँ से कहाँ जा रहा है और इस फ्रैक्शन को फ्लिप कर दो. सो उसमें आपको देखना पड़ता है कि अच्छा अगर एयर से मीडियम जा रहा है तो मैं इसको यहाँ रखूँ, इसको नीचे रखूँ, लेकिन अगर उल्टा जा रहा है तो इसको ऊपर रखता हूँ, इसको नीचे रखता हूँ. इसका बहुत ही आसान हल है. उसका आसान हल ये है दैट यू ऑलवेज मेक द फॉर्मूला लाइक दिस. अब रिवाइज फॉर्मूला ये है और अब से हमेशा आप ये यूज करेंगे. n इक्वल्स साइन ऑफ एंगल इन एयर ओवर साइन ऑफ द एंगल इन मीडियम. चाहे ये एयर से मीडियम जा रहा हो चाहे मीडियम से एयर जा रहा हो, न्यूमरेटर में आएगा साइन ऑफ एंगल इन एयर. जैसे कि स्पीड वाले फॉर्मूले में न्यूमरेटर में क्या आता था, स्पीड इन एयर, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, साइन ऑफ एंगल इन द मीडियम, जैसे कि स्पीड वाले फॉर्मूले में आता था स्पीड ऑफ एंगल इन द मीडियम. देयर इज एन इवन सिंपलर वे टू अंडरस्टैंड दिस. आप ये भी कह सकते हैं कि बेसिकली ये जो है यू कैन से दिस इज साइन ऑफ, यहाँ जगह थोड़ी कम पड़ गई है, इसको फिर लिख लेता हूँ. सो n इक्वल्स साइन ऑफ एंगल इन एयर ओवर साइन ऑफ एंगल इन मीडियम. ठीक है. अच्छा, इसका और आसान तरीका यह है साइन ऑफ लार्जर एंगल. आप ये देखेंगे कि हमेशा जो एंगल इन एयर होगा वो बड़ा एंगल होगा. क्यों? क्योंकि हमें पता है कि एयर से ज़्यादा तेज़ तो कहीं और ट्रैवल करता नहीं है, किसी भी और मीडियम में दाखिल होगा तो स्लो ही होगा. सो एयर वाला एंगल हमेशा बड़ा होगा, कहीं और वाला एंगल हमेशा छोटा होगा. सो साइन लार्जर एंगल ओवर साइन स्मॉलर एंगल, तो ये हमेशा इस तरीके से होगा. तो जब आपके पास ऐसी चीज आएगी यू डू नॉट नीड टू वरी फ्रॉम एंड टू वेयर लाइट ट्रेवल्स. सही. तो आपको ये फिक्र करने की ज़रूरत ही नहीं है कि लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है, किस में उसको इन्वर्ट करना है एक्सप्रेशन को, किस में नहीं करना है. ये सबसे आसान तरीक़ेकार है. अच्छा, एग्जाम्पल नंबर 3 इज एन एक्चुअल पास पेपर इटसेल्फ. ठीक है, ये लिख लें, फिर हम लोग ये पास पेपर का सवाल करते हैं. ये मैक्स डिफिकल्टी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कैलकुलेशन है. दिस इज एन एमसीक्यू. चलें इस एग्जाम्पल की तरफ आते हैं. 1-2 मिनट लें, आप लोग खुद ट्राई करें. हाँ जी. तो सबसे पहली चीज़ यहाँ आप नोट करेंगे इट्स एक्चुअली गोइंग फ्रॉम लिक्विड इनटू एयर, राइट. दैट्स व्हाई इट्स बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल. पहली बात.
अच्छा दूसरी बात, क्या एंगल्स सही से लेबल हुए हुए हैं? नहीं हुए हुए। तो एंगल इन एयर बेसिकली हमें चाहिए, राइट? ये हमारा न्यूमरेटर में जाएगा अभी जो हमने फॉर्मूला देखा। सो बिल्कुल 90 माइनस 32 विच इज 58, सही है। और यहाँ इसने आपसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देकर एंगल पूछा, तो आप फॉर्मूला यूज करें, एन इक्वल साइन ऑफ एंगल इन एयर ओवर साइन ऑफ एंगल इन द मीडियम, तो आपके पास ये एंगल आएगा। ठीक है, ये भी होश में रहना होगा कि कौन सा एंगल आएगा कैलकुलेशन से। सो ये सॉल्व करें, आगे बताएं क्या जवाब आता है। बिल्कुल, सो 37.3 डिग्रीज इसका जवाब आ रहा है। गुड जॉब अयान, समझ आ गया आपको बेटा? ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। सो अ स्पेशल केस कि इफ लाइट स्ट्राइक्स अ बाउंड्री नॉर्मली नो बेंडिंग अकर्स, सही है। और ऐसा अगर आप याद करें तो जो वेव्स हमने पढ़ा था, तो उसमें जो केस वन टाइप तो इन तो नॉर्मली नो बेंडिंग अकर्स, और इसकी अगर कोई एग्जामिनर रीजनिंग पूछे और पूछता है तो आप ये कहेंगे क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी जीरो है, राइट? सो इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज जीरो, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑल्सो जीरो। तो ये क्योंकि बेसिकली आपका नॉर्मल होगा ना, तो नॉर्मल के साथ तो कोई एंगल बन ही नहीं रहा, ना इंसिडेंस पे तो ना ही रिफ्रैक्शन पे बनेगा, तो वो सीधी सीधी थ्रू चली जाएगी। हाउएवर लाइट डज स्लो डाउन, सही, तो वही वाला आइडिया कि शैलो वाटर में अगर जा रहा है तो स्पीड कम होगा, फ्रीक्वेंसी अनचेंज रहेगा, और आपका वेवलेंथ भी कम होगा। तो वही रिफ्रैक्शन में ऐसे शैलो ऐसे शॉर्टर वाला आइडिया। एफ को कुछ नहीं होता, लैम्डा कम होता है तो आपका वी भी कम होता है। डन। अच्छा, अब जहां बात रही एटीपीज की, थोड़ा सा इस तरफ आ जाते हैं। सो एटीपीज में अक्सर आपको डिफरेंट किस्म के शेप्स दिए होते हैं और वो कहता है कि भाई मुझे इससे नॉर्मल बना कर दिखाओ। द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड बीइंग द वन द फर्देस्ट आउट ऑन द राइट। सो हमें पता है कि नॉर्मल बनाने का तरीक़ाकार क्या होता है कि भाई जो भी बाउंड्री को स्ट्राइक कर रहा है नॉर्मल उससे परपेंडिकुलर होता है। तो अगर यहाँ पे बनाना होगा तो आप डी अपना इस तरीके से रखेंगे, जो आपका 90 डिग्री एंगल है इसके हिसाब से आप नॉर्मल बना देंगे। अच्छा, हाउ अबाउट ए सरफेस लाइक दिस ट्राइंगल, तो इस केस में आपकी बाउंड्री यूं है, तो आपने फिर डी रखा, सो लाइक दिस, और आपने 90 डिग्री के हिसाब से जो ये वाला मार्क है आप यहाँ पर इसी तरीके से ये बना देंगे, सो दैट दिस एंगल इज 90। अच्छा, हाउ अबाउट व्हेन मेकिंग नॉर्मल्स टू अ कर्व सरफेस, तो ओ लेवल मैथ में आप लोग कुछ पढ़ते हैं रिगार्डिंग द आइडिया ऑफ अ टेंजेंट, सही है। तो टेंजेंट के केस में क्या होता है कि भाई पहले आप टेंजेंट बनाएं, सो अ लाइन विद जस्ट टचेस दिस सरफेस, और फिर आप इससे परपेंडिकुलर अगेन डी रखें और इस तरीके से आप अपना नॉर्मल लाइन बनाएं। तो इस तरीके से आपकी नॉर्मल लाइन बनेगी इन ऑल ऑफ दीज केसेस। सो द ब्लू वन हियर इज द नॉर्मल लाइन एंड द रेड इज द एक्चुअल रे, और इस तरीके से आपके पास नॉर्मल्स कंस्ट्रक्ट होते हैं।
व्हाट इज़ द रेड लाइन फॉर? रेड लाइन ऑलरेडी मार्क हुई हुई थी ईशल बेटा, ये जो है आपके हर केस का इंसिडेंट रे था, और हमें पता ना एंगल मेजरमेंट नॉर्मल के साथ होती है, तो वी आर ट्राइंग टू ड्रॉ द नॉर्मल्स फॉर ईच ऑफ दीज सर्फेसेस. सही है. अच्छा आगे चलते हैं. अच्छा अब ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट आइडिया, आपको लाइट के स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस में मुश्किल से ही कोई ऐसा सवाल मिलेगा जिसमें इन चीज़ों का जिक्र ना हो, विच इज़ द क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के आइडियाज़. अच्छा पहली बात तो आप ये देखें, इन दीज केसेस आई एम नॉट इवन टॉकिंग अबाउट हाउ लाइट इज़ एंटरिंग बाहर से, राइट? क्योंकि अगर ये एंटर होनी है तो यहाँ पे अगर बेंडिंग नहीं होनी, दे मस्ट बी एंटरिंग नॉर्मली, सो आई एम नॉट इवन बॉदर्ड विद दैट. तो हमने अभी अभी इसकी बात की कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर एग्जांपल ऑन एंटरिंग 0 हुआ तो ये सीधा दाखिल हो जाएगा. बट समथिंग विच अप्लाइज टू बोथ ऑफ देम इज दैट बोथ ऑफ दीज अकर इन मूविंग फ्रॉम मोर डेंस टू लेस डेंस मीडिया. सही है. सो जैसे कि यहाँ पे नज़र आ रहा है कि अगर किसी ग्लास या प्लास्टिक से हवा में जा रहा है तो इसमें ये चीज़ होगी. अच्छा इसको मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की टर्म्स में भी कह सकता हूँ. मुझे पता है मोर डेंस का मतलब है हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टू लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ऐसे भी एग्जामिनर इसे किसी एमसीक्यू में बता सकता है. सही है. या मैं अगर स्पीड्स की टर्म में बात करूं तो मैं ये भी कह सकता हूं कि इट मस्ट बेसिकली बी स्पीडिंग अप, स्पीड अप होना चाहिए, है ना. पहले मोर डेंस मीडियम में इसकी स्पीड कम होती और हवा में ज़्यादा हो जाती, राइट. इन रियलिटी इट अप्लाइज टू एनी मीडियम वे यू गोइंग फ्रॉम मोर टू लेस. तो जैसा अगर हमने जो एग्जांपल्स की हैं, डायमंड का 1.8 था, अगर ग्लास का 1.6 है, तो इसमें भी क्रिटिकल एंगल ऑब्जर्व होगा, लेकिन हमारे सिलेबस में सीधा और सिर्फ एयर के हिसाब से है. सो किसी मीडियम से एयर में दाखिल हो. ठीक है. सो लाइक दीज आर 3 डिफरेंट वेज के एग्जामिनर ये शराइत पेश कर सकता है. हम लोग नीचे एक जगह लिखेंगे भी. अच्छा इन डायग्राम 1 द रे बेंड्स डैश नॉर्मल. अच्छा तो ये मोर डेंस टू लेस डेंस है तो नॉर्मल तो बना हुआ है, सो द रे बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल. अच्छा एग्जामिनर कभी कभी ऐसे थियोरेटिकल क्वेश्चन पूछ लेता है कि आपको कैसे पता चल रहा है कि भाई ये लाइट स्पीड अप कर रही है. तो इसका सीधा सीधा रूल ये है कि भाई इफ लाइट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल इट स्पीड्स अप, इफ इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल इट स्लोज डाउन. सो द रे बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल एंड देयर इज ऑल्सो अ वीक रिफ्लेक्टेड रे. कुछ एमसीक्यूज में एग्जामिनर ये आपको बताता है क्योंकि इसके हिसाब से ये कुछ एंगल्स मेंशन करता है. सो इस तरीके से कोई वीक रिफ्लेक्शन भी हो सकती है. अच्छा वेयर डू यू सी दिस इन रियलिटी? फॉर एग्जाम्पल अगर आप पूल में अपना रिफ्लेक्शन देख रहे होते हैं तो आपको ज़मीन भी नज़र आ रही होती है और आपको अपना भी कुछ ना कुछ रिफ्लेक्शन नज़र आ रहा होता है. सही है. सो दिस इज़ बेसिकली दैट वीक रिफ्लेक्टेड रे. मैंने जानबूझ के इसको थोड़ा सा पतला बनाया है ताकि आपको ये नज़र आए कि हाँ भाई ये वीक है. अच्छा ये आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, क्योंकि ये रिफ्लेक्शन ही है तो ये एंगल आपस में बराबर होंगे, और उसी हिसाब से ये आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ये वाला. ओ सॉरी नॉट टुवर्ड्स, अवे, माय बैड. तो फिर मैं अपने आप को फिर दोहरा देता हूँ कि अगर वो आपसे पूछे कि भाई आपको कैसे पता कि लाइट स्पीड अप हो रही है, सो यू वुड से इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ये स्पीड अप होने की निशानी है. अगर टूवर्ड्स आ रहा है तो स्लो डाउन होने की निशानी है. अच्छा अब होगा क्या, हमने ये पढ़ा है साइन आई इज प्रोपोर्शनल टू साइन आर, राइट. और आपने हर सवाल में भी देखा कि जितना ज़्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है उतना ही ज़्यादा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है. ठीक है. तो होगा ये कि जिस तरीके से आप एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते जाएंगे तो आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ता जाएगा.
जबकि एक वक्त आ जाएगा कि जब आपका रिफ्रैक्टेड रे पूरा का पूरा ऐसे आपकी बाउंड्री से चिपक जाएगा। इन दिस केस बिकॉज दिस इज द रिफ्रैक्टेड रे, आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 हो जाएगा। सही है, तो आपका रिफ्रैक्टेड रे बेसिकली नॉर्मल से परपेंडिकुलर हो गया, तो आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 हो गया। इस हिसाब से हम एंगल, क्रिटिकल एंगल को डिफाइन करते हैं। तो यहां पर क्या होगा कि बेसिकली आपकी लाइट इस तरीके से हो गई। अच्छा, अनदर कूल वेव, आई डोंट हैव अ सिमुलेशन, आई इंशाल्लाह फाइंड वन फॉर नेक्स्ट ईयर। वो ये होता है कि बेसिकली जिस तरीके से आप अपना एंगल बढ़ाते रहते हैं, तो ये रे भी बाउंड्री के करीब आता जाता है और आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वाला रे भी इस तरीके से करीब आता जाता है। तो क्रिटिकल एंगल पे ये दोनों बेसिकली एक बन जाते हैं, एंड देन देयर इज जस्ट वन रे विच इज गोइंग लाइक दिस। अच्छा, तो यहाँ आपका एंगल विद द नॉर्मल बिकम्स 90। ठीक है, तो आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 हो गया। एंगल ऑफ इंसिडेंस हम कहते हैं वो एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल हम कहते हैं उस एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू जिस पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 हो जाए, दैट्स नोन एज द क्रिटिकल एंगल। सो इट्स डिफाइंड एज द एंगल ऑफ इंसिडेंस which causes the angle of refraction to be 90। सही है, अगर कोई ऐसा कोई डेफिनेशन लिखे, द एंगल ऑफ इंसिडेंस which causes the refracted ray to lie along the path of the block or something like that, so that's not true। सही है, वो सही नहीं है, ये इसका सिर्फ सही डेफिनेशन है। सही है। अच्छा, इसके आगे ये होता है कि भाई अगर मैंने क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा और बढ़ा दिया, तो देखिए जो पहले होता रहा वही कंटिन्यू होगा। तो पहले क्या होता रहा कि मेरा रिफ्रैक्टेड रे इस तरीके से आता रहा, फिर यहाँ के चिपक गया, विच इज़ दिस केस। अब अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस और बढ़ाऊंगा तो अब लाइट वाकई में अंदर आ जाएगी फिर से। हेंस द टर्म टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इस वजह से क्योंकि अब कोई रिफ्रैक्शन हो ही नहीं रहा, सारा का सारा ही रिफ्लेक्शन है इनसाइड द मटेरियल इटसेल्फ एंड ऑब्वियसली इट्स रिफ्लेक्शन। सो यहाँ पे अगर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हुआ तो आपकी लाइट वापस से रिफ्लेक्ट हो जाएगी इनसाइड। सही है, तो ये कुछ इस तरीके से आपकी लाइट वापस से अंदर आ जाएगी। एंड दिस इज योर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ऑब्वियसली क्योंकि हम रिफ्लेक्शन की ही बात कर रहे हैं, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अभी भी बराबर होंगे। ठीक है, so the angle of incidence increases further than the critical angle, total internal reflection occurs। अच्छा, एग्जामिनर की आदत है कि ये चीज़ वो सवाल में भी पूछता है और MCQs में भी पूछता है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की क्या कोई शराइत है, क्या कोई कंडीशंस हैं जिस केस में ये होगा। क्योंकि देखें उसूलन नॉर्मल रिफ्लेक्शन की ऐसी कोई शराइत नहीं थी, मतलब इट जस्ट स्ट्राइक्स अ बाउंड्री एंड देन यू हैव रिफ्लेक्शन अकरिंग। लेकिन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की होती है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की ऐसे होती है कि अभी आपने देखा सबसे पहली लाइन में, व्हेन डज इट हैपन, सो बोथ अकर इन मूविंग फ्रॉम मोर डेंस टू लेस डेंस। तो मैं पहले ये यहां लिख लेता हूं, सो मूविंग, सो लाइट मस्ट ट्रैवल, सो लाइट मस्ट travel from more dense to less dense medium। इसके अलावा और क्या तरीका है, अभी हमने लिखा हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या हायर n टू लोअर n, राइट। या तीसरा तरीका कि लाइट मस्ट बेसिकली स्पीड अप, सो फ्रॉम लोअर स्पीड टू हायर स्पीड, सॉरी हायर एन टू लोअर एन लिखना था यहाँ पे। या अगर मैं कहूँ कि लो स्पीड टू हाई स्पीड,
जिसका बेसिकली मतलब है स्पीड अप। सही है, तो ये आपने जहन में रखना है कि भाई इस तरीके से अगर एग्जामिनर कोई चीज़ें कह रहा है, इट्स स्टिल द सेम थिंग। सो लाइट शुड बेसिकली स्पीड अप। अच्छा, दूसरी शर्त क्या है? आपके एंगल्स की है। सो यू नो दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होना चाहिए? क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए। सही है, ऐसी कोई शर्त नॉर्मल रिफ्लेक्शन पे नहीं थी। तो एग्जामिनर ये दो कंडीशंस पूछ सकता है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की क्या कंडीशंस हैं। दिस इज द आंसर टू दैट। डन। चले, अच्छा इसका फॉर्मूला कहाँ से आता है? सीधा सीधा कि बेसिकली आप देख रहे हैं कि साइन ऑफ एंगल इन एयर आता है न्यूमरेटर में, राइट? तो आपने अभी देखा कि वो एंगल तो 90 हो जाता है। सो साइन 90 इज़ 1, और आपके एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं। सो दिस इज़ वेयर द फॉर्मूला कम्स फ्रॉम। ठीक है। अच्छा, ये फॉर्मूला दिया नहीं जाएगा पेपर में, ये आपको पता होना चाहिए। इनफैक्ट ओ लेवल्स में कोई भी काम का फॉर्मूला पेपर में नहीं दिया होता, सब जो चाहिए होते हैं, जो चाहिए होंगे वो आपको ऑलरेडी याद होने चाहिए। अच्छा, ये एग्जाम्पल ट्राई करें। वेरी गुड, 41.8। सो सी चाहिए तो साइन इनवर्स 1/n हो गया रीअरेंज करके, राइट? और आपका एक क्रिटिकल एंगल ऑफ ग्लास आ गया। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट वैल्यू है, आगे कुछ सवालों में यूज़ होगी। अच्छा, अब क्रिटिकल एंगल दिया गया है इस बार, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा गया है, ये भी कर लें। ईशल, आप भी ट्राई करें ये कैलकुलेशन। या सो 1/sin24 विच इज़ 2.45 2.46। अच्छा, ये अलग डायमंड है। पिछले वाले का 1.8 था, इसका कुछ और है। आई वॉज जस्ट सेइंग ट्राई आउट द कैलकुलेशंस फॉर योर सेल्फ एज वेल। तो ये आपका यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ रहा है। अच्छा, अब यहाँ पर अगर मैं आपको एक और ऑब्जर्वेशन बताऊँ, तो आपको यहाँ से फॉर्मूले से भी नज़र आ रहा है कि n इज़ बेसिकली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइन c। सही है। और हमें पता है साइन कैसे वर्क करता है, हम लोगों ने इसकी बात भी की थी कि इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट एंगल्स बिटवीन 0 एंड 90, अगर एंगल बढ़ता है तो साइन भी बढ़ता है। तो मतलब अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा हो तो आपका क्रिटिकल एंगल उसूलन कम होगा। ये हमें कैलकुलेशन से भी नज़र आ रहा है, राइट? तो जहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.46 है तो आपका क्रिटिकल एंगल 24 है। जहाँ पे आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है वहाँ का क्रिटिकल एंगल 41.8, राइट? सो the greater the refractive index, the smaller is the value of the critical angle.
अच्छा, अब इसकी एप्लीकेशंस की ज़रा सी बात करते हैं। ज़्यादातर एप्लीकेशंस जो हैं इसकी, ये जो अभी मैं बताने लगा हूँ, दे आर नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस, ठीक है। देर इज़ वन ऑप्टिकल फाइबर्स की जो कि है, लेकिन ज़्यादातर नहीं है। मैं फिर भी बता दूँ ये कैसे काम करती हैं, क्योंकि अगर ये किसी MCQ में आ गई या स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन में आ गई, यू वुड नो हाउ दिस वर्क्स। अच्छा, सो पेरिस्कोप इज़ बेसिकली वन ऑफ दीज थिंग्स। अगर किसी ने मिस्टर बीन का वो वाला एपिसोड देखा है जिसमें उसकी गाड़ी क्रश हो जाती है, तो उसमें ही बेसिकली यूजेस दिस टू सी। सो बेसिकली द एडवांटेज ऑफ ए पेरिस्कोप इज़ कि यू कैन सी ओवर सम ऑब्स्टिकल। अगर एक ऑब्जेक्ट किसी हाइट पे है, तो हो सकता है ऑब्जेक्ट से लाइट डायरेक्ट आपकी आई में ना आ रही हो, सो यू कैन लुक ओवर सम ऑब्स्टिकल। सही है। अच्छा, अभी जैसे हमने कैलकुलेशन की तो हमने क्रिटिकल एंगल का वैल्यू निकाला ग्लास का, दैट्स 42 डिग्रीज, ठीक है। अब हम ये करते हैं दैट फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टू हैपन, हम लाइट को इंसिडेंट करवाते हैं एट एंगल्स ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। अब जैसे ये देखें, अच्छा पहली बात, अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं लाइट यहाँ पे क्यों बेंड नहीं हो रहा, तो इसका क्या जवाब होगा? Why does light not bend at the first kind of boundary? क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी जीरो है, सो देयर इज नो बेंडिंग हियर, राइट। ये लाइट नॉर्मली एंटर हो रहा है बेसिकली। अगर बेंड नहीं हो रहा, इसका मतलब है नॉर्मली एंटर कर रहा होगा। लेकिन यहां पर आगे मैं देखूं तो अब तो ये नॉर्मली एंटर नहीं कर रहा, ठीक है। सो यहां पे अगर मैं इसकी बात करूं, तो इन दिस केस व्हाट्स हैपनिंग इज कि हम इसको एक खूबसूरत से सिमेट्रिक से एंगल पे इंसिडेंट करवाते हैं, लेट्स से 45। तो इससे फ़ायदा क्या होता है कि भाई अगर ये 45 पे इंसिडेंट हो रहा है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 45 ही होगा। और अगर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 45 है और दूसरा प्रिज्म भी मैंने ऐसे ही लगाया हुआ है इस ट्यूब में, सो ये एंगल भी आपका जो ये वाला है, बिकॉज ऑफ दिस ऑल्टरनेट एंगल्स, ये भी 45 होगा। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी फिर से 45 होगा। सही है। तो इसके ज़रिए आपका लाइट जो है बेसिकली वो एक ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा है। अच्छा, सेम थिंग हैपेंस विद बाइनोकुलर्स एज वेल, सेम थिंग हैपेंस विद रियर व्यू मिरर्स एज वेल। इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल जानने की आपको ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ऑप्टिकल फाइबर्स की ज़रा बात कर लेते हैं। सो ऑप्टिकल फाइबर्स, आप लोगों ने ये टर्म सुनी है इन टर्म्स ऑफ द इंटरनेट, इन टर्म्स ऑफ टेलीफोन केबल्स। सो दीज आर थिन ग्लास फाइबर्स। अच्छा, वहाँ पे हमने ये बात की थी इंफ्रारेड EM स्पेक्ट्रम में कि इंफ्रारेड इज़ ऑल्सो यूज इन ऑप्टिकल फाइबर्स, तो ये उसकी एप्लीकेशन है। इसमें भी आइडिया यही होता है कि भाई हम ज़्यादा एंगल पे इंसिडेंट करवाते हैं तो उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट होता है, फिर उसी एंगल पे इंसिडेंट होता है, उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट होता है, एंड बेसिकली बाय दीज पल्सेस ऑफ लाइट वी ट्रांसमिट डेटा। तो आपको पता है कि जो लाइट होती है या जो आपका जो कंप्यूटर साइंस वाले हैं, तो आप लोगों को पता है कि सिंपलेस्ट पॉसिबल डेटा इज़ 0 और 1। तो वो 0 इस तरीके से आता है कि भाई लाइट ऑफ है तो 0 है, लाइट ऑन है तो 1 है। सो वंस और ज़ीरोज़ उस पल्सेस के ज़रिए आपके पास वंस और ज़ीरोज़ के पैटर्न्स फॉर्म हो रहे होते हैं। अच्छा, एडवांटेजेस इसके क्या क्या हैं एज़ कम्पेयर टू जो आपके पुराने ज़माने के केबल्स होते हैं। जैसा आपने देखा हो कि अगर पुराने ज़माने का टीवी हो तो उसमें जैसे एक मोटी सी केबल निकल रही होती है, सो दैट्स बेसिकली कॉल्ड अ कैथोड रे ट्यूब, राइट। सो उसमें जो है करंट के ज़रिए आपका डेटा ट्रांसफ़र होता था, बट इट्स वेरी इनएफिशिएंट। तो उसके मुकाबले में जो उसके नुकसानात हैं वो बेसिकली ऑप्टिकल फाइबर्स के फ़ायदे हैं। पहली बात, इट्स वेरी लाइट वेट एज कंपेयर टू दोज केबल्स। सही है। दूसरी बात, इट्स अ वेरी सिक्योर फॉर्म ऑफ डेटा ट्रांसमिशन। अच्छा, आप लोगों ने जब भी, अगर आप लोगों का इंटरनेट ना चल रहा हो तो आप लोग शायद आप लोगों ने ऑनलाइन स्पीड टेस्ट किया होगा। तो जब स्पीड टेस्ट करते हैं, सो यू सी समथिंग कॉल्ड पिंग, एंड गेमर्स एक्चुअली नो अबाउट पिंग रियली वेल, राइट।
तो बेसिकली यानी आप कोई एक्शन करते हैं और लेट्स अगर आप गेम खेल रहे हैं तो आपके एक्शन करने में और वो एक्शन के एग्जीक्यूट होने में कितना वक्त का फ़र्क होता है, वो पिंग होता है, राइट। सो जैसे कि अ वेरी नाइस पिंग वुड बी समथिंग लाइक 20 मिली सेकेंड्स। सो एक चीज़ ये हो गई। दूसरी आपने एक और चीज़ देखी होगी वहाँ पे समथिंग कॉल्ड बैंड विथ, राइट। सो बैंड विथ जो होती है ऑप्टिकल फाइबर्स में इट्स मच ग्रेटर, एंड बेसिकली बैंड विथ इज प्रिटी मच द सेम थिंग एज काइंड ऑफ लाइक स्पीड ऑफ डेटा ट्रांसमिशन। तो मतलब कितनी देर में आपका कितना डेटा जा सकता है। सो ऑप्टिकल फाइबर्स में आपका बैंड विथ ज़्यादा होता है, राइट, एंड इट्स ऑल्सो लेस प्रोन टू इंटरफेरेंस। तो पुराने ज़माने के टीवीज़ में आपने देखा होगा कि जब आपका कोई फ़ोन रखा होता था पुराने टीवी सेट के बराबर में, और वहाँ पर आपके टीवी के बराबर में फ़ोन रखा होता था, और अगर उस पर कॉल आ जाए तो स्टैटिक आना शुरू हो जाता है, राइट। सो वो इस वजह से होता है, और अगेन आप लोगों को अब पता है क्योंकि बेसिकली देयर इज़ अ करंट इन दोज डिवाइसेस, तो उसकी अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड होती है, और जो उसको कॉल आती है वो भी कोई वेव्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, तो उनकी भी फील्ड होती है, वो आपस में इंटरफेयर करती है, तो उससे स्टैटिक आता है। लेकिन इसमें ये वाला मसला नहीं होता। यानी अगर मुझे किसी का डेटा ख़राब करना होता पुराने ज़माने में, तो मैं उसके करीब एक और मोटी सी तार बिछा दूँ और इसके थ्रू धनाधन बहुत सारा करंट भेजना शुरू कर दूँ। सो ये फील्ड और उसकी जो एक्चुअल वायर की फील्ड है वो इंटरफेयर करेगी। बट हाउ डू आई इवन मेस विद लाइट, राइट। तो इस वजह से इट्स लेस प्रोन टू इंटरफेरेंस। चलें, डिसएडवांटेजेस इसके क्या हैं। डिसएडवांटेजेस इज फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स ब्रिटल, मतलब क्योंकि ये ग्लास के बने होते हैं, ग्लास फाइबर्स के, सो ये बहुत आसानी से टूट जाते हैं, तो इनकी ट्रांसपोर्टेशन में ख्याल रखना पड़ता है। दूसरा, द ऑब्वियस वन यू कैन प्रॉब्ली गेस, इज द एक्सपेंस। सो या ये इसकी एक दो बातें हैं। ठीक है। अच्छा, डिस्पर्जन ऑफ लाइट इज़ द लास्ट थिंग। हम लोग थोड़ा सा वक्त लगा के ख़त्म कर लेते हैं ताकि थ्योरी की वीडियोस एक साइड हो जाएं और हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह अच्छे से पास पेपर्स कर लें। अच्छा, dispersion of light, we know that white light is basically made of 7 colors which travel at the same speed in air. तो अगर आप अपने फ़ोन की फ्लैश लाइट खोलते हैं और वो जो वाइट लाइट आती है वो वाकई में 7 कलर्स से मिलकर बनी है, एंड प्रॉब्ली यू नो दिस फ्रॉम सम अर्लियर एजुकेशन। हवा में वो वाइट लाइट ही टूटती हुई क्यों नहीं नज़र आ रही होती, क्योंकि सबका स्पीड एयर में सेम होता है। बट ऑन एंटरिंग द ग्लास प्रिज्म लाइट रिफ्रैक्ट्स एंड बेंड्स। अच्छा, अब अगर ये एयर से ग्लास की तरफ जा रहा है तो बेंडिंग किस तरफ होगा, टूवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल। सो बेसिकली मोर डेंस जा रहा है, सो इट्स गोइंग टू बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल। सही है। Additionally, since the colors of light have different speeds in glass, they bend/deviate through different angles. सही है। तो सारी जो लाइट के कलर्स होते हैं, they all don't bend by the same amount. Since all the colors have different speeds in glass, they bend/deviate through different angles. The colors which bend more means they are also slowed down more. तो जो ज़्यादा स्लो डाउन होते हैं वो ज़्यादा बेंड भी करते हैं। हमने ये बात की थी ना कि रिफ्रैक्शन होता है बिकॉज ऑफ चेंजेस इन स्पीड। सो द कलर्स विच बेंड मोर, इट्स बिकॉज दे आर ऑल्सो स्लोड डाउन मोर। अच्छा, रेड एक्चुअली स्लोज डाउन लेस ऑन एंटरिंग द प्रिज्म, सो ये डिविएट भी कम करता है। अब अगर मैं ज़रा डायग्राम की तरफ आऊँ तो ये रहा आपका रेड, तो बेंडिंग टूवर्ड्स द नॉर्मल तो होगा, लेकिन रेड के केस में ये बिल्कुल ना होने के बराबर हुआ, राइट। मैं आपको ज़रा ये डायग्राम की मदद से दिखा भी दूँ तो देखें, अगर कोई बेंडिंग नहीं होती, ये लाइट सीधी जाती, तो ये थोड़ी सी नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई है इन द केस ऑफ रेड। इन द केस ऑफ वायलेट द बेंडिंग इज गोइंग टू बी मच मोर प्रोनाउंस्ड, तो ये अच्छा खासा बेंड करेगा टूवर्ड्स द नॉर्मल, सो इट्स प्रॉब्ली गोइंग टू लुक लाइक दिस, कुछ ऐसा नजर आएगा वायलेट।
सो लाइक दिस, दोनों ही नॉर्मल की तरफ बेंड हुए हैं, लेकिन वायलेट ज़्यादा बेंड हुआ है, ठीक है। अच्छा, एक बात यहाँ पे जो पास पेपर में अगेन एग्जामिनर इसके लिहाज से सवाल पूछता है वो ये है कि ज़्यादा बेंड तो क्या कहते हैं वो हुआ है, व्हाट डू यू कॉल इट, वायलेट हुआ है। तो एग्जामिनर कभी कभी आपसे ये सवाल पूछता है कि किसका एंगल ऑफ डिविएशन ज़्यादा है। डिविएशन के लिए वो एक और लाइन यहाँ पर लेबल कर देता है, आप में से कुछ लोगों ने एमसीक्यूज में ऑलरेडी देखी होगी कि इफ लाइट डिड नॉट बेंड दिस इज हाउ इट वुड गो, सो वायलेट ऑब्वियसली डिविएट्स और बेंड्स मोर देन रेड। लेकिन अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि रेड और वायलेट के दरमियान किसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ज़्यादा है, हाँ जी, किसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ज़्यादा है, गुड। सो रेड का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ज़्यादा है एज कंपेयर टू वायलेट, सही है। तो एग्जामिनर कभी कभी आपसे ये सवाल पूछ लेता है कि किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है या कम है, एंड दिस इज द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड पास पेपर क्वेश्चन रिलेटेड टू डिस्पर्जन। तो इस केस में आप ये कह सकते हैं कि भाई एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, मैं इसको लेबल कर लेता हूँ, सो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ वायलेट ये है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ रेड ये है, राइट। सो बिकॉज यू कैन सी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ रेड इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ वायलेट, सो आपको पता है दोनों में एंगल ऑफ इंसिडेंस तो सेम है ना, क्योंकि हवा में इनका स्पीड सेम था। सो आई इज द सेम फॉर बोथ। तो हमें क्या पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला जो है साइन आई ओवर साइन आर यूज़ करूँ, या आप एयर वाले की बात करें तो रेड में अगर एंगल ऑफ व्हाट डू यू कॉल दैट, रेड में अगर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ज़्यादा है तो इसका ओवरऑल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा होगा, कम। तो इस वजह से आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड, मैं यहां लिख भी देता हूं साइन आई ओवर साइन, अच्छा यहां पे थोड़ी सी जगह कम पड़ी है तो मैं इसको यहां ले जाता हूं, सो एन की बात करें तो साइन आई ओवर साइन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड, क्योंकि इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ज़्यादा है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। तो इसका कंक्लूजन ये है कि बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स is less for red. In fact, it's the least out of all the colors. ठीक है, अच्छा ये एक बात हो गई। अच्छा, रेड slows down less on entering the prism, so it also deviates less. Violet slows down more on entering the prism, so it deviates more. Even though violet deviates more, even though violet deviates more, it has a smaller angle of refraction. सही है, तो ये बात हमने अभी ऑलरेडी लिख ली है। अच्छा, कलर्स बेंड बाय द सेम अमाउंट एट ईच बाउंड्री, तो यहाँ पे जिस तरीके से रेड इस बाउंड्री पे कम बेंड हुआ था तो वो आगे वाली बाउंड्री पे भी इतना खास बेंड नहीं होता है। सो अगर मैं आपको दिखाऊं, सो यहाँ से अगर मैं, वैसे ज़रूरत नहीं है आपको इसका शेप याद हो जाना चाहिए बाद में, अभी के लिए अगर मैं नॉर्मल बनाकर दिखा दूँ तो यहाँ पे नॉर्मल ऐसे बनेगा और यहाँ पे ऐसे बनेगा, सही है। अच्छा, अब ये जा रहा है मोर डेंस टू लेस डेंस,
सो मोर डेंस टू लेस डेंस अगर होता, सो इट शुड बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, राइट? सो कोई बेंडिंग नहीं होता, ये यूं, एक मिनट, मोर डेंस टू लेस डेंस, या सो इट शुड बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो यहाँ पे अगर कोई बेंडिंग नहीं होता तो ये यूं सीधा जाता, तो ये थोड़ा सा दूर हो जाएगा एंड इट वुड नाउ बिकम समथिंग लाइक दिस। सही है, कोई बेंडिंग नहीं होता, सीधा जाता, तो ये थोड़ा सा और नॉर्मल से दूर हो जाएगा, लाइक दिस। और वायलेट के केस में भी ऐसे ही होगा कि इट्स गोइंग टू बेंड अवे, लेकिन जैसे रेड पहली बाउंड्री पे कम बेंड हुआ था तो दूसरी पे भी कम बेंड हो रहा है, तो वायलेट इसमें भी ज्यादा बेंड होगा, एंड दिस इज हाउ द एंटायर थिंग वुड हैपन। ठीक है। अच्छा, कुछ लोग इसमें अक्सर गलती ये करते हैं कि वो डायरेक्ट लाके यहाँ पे कलर्स की स्प्लिटिंग दिखाते हैं, दैट्स नॉट ट्रू। एट द मोमेंट लाइट एंटर्स द प्रिज्म ये स्प्लिट हो जाते हैं कलर्स। अच्छा जी, रेड कलर के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इसका सबसे छोटा वेवलेंथ होता है, वायलेट का सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होता है। सो बिकॉज स्पीड सबका सेम होता है हवा में, तो रेड का फ्रीक्वेंसी सबसे कम होता है, वायलेट का फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होता है। द पार्ट ऑफ द ई एम स्पेक दैट हैज़ अ हायर फ्रीक्वेंसी देन वायलेट, तो वो यहाँ पे कहीं कहीं सवालों में ऐसा कह देता है, वो कहता है कि यहाँ कोई इनविजिबल रेडिएशन आ रहा है इधर पे और इधर पे, सो देयर सम इनविजिबल रेडिएशन हियर, देयर सम इनविजिबल रेडिएशन हियर, इनके नाम बताओ। तो आप ऐसे कहते हैं कि भाई यहाँ पे जो ये रेडिएशन है ये वायलेट से ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी है, तो इसका नाम क्या होता है? विजिबल लाइट से ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी वाला क्या होता है? अल्ट्रा वायलेट, राइट। और रेड यानी विजिबल लाइट से कम फ्रीक्वेंसी वाला क्या होता है? ईएम स्पेक्ट्रम की नॉलेज है, सो इंफ्रा रेड। सही है। तो इस तरीके से देखें, अब आपको ये भी समझ आ रहा है कि जो नाम है वो नाम क्यों है ईएम स्पेक्ट्रम के मेंबर्स के, तो इसका आइडिया ये होता है। सो द पार्ट विद the higher frequency than violet is known as ultraviolet. Similarly, the part with the lower frequency than red is known as infrared. अच्छा, कभी कभी एग्जामिनर ट्रायंगल को उल्टा कर देता है। सो यहाँ देखें, ये अगर आपका नॉर्मल है, सो बेंडिंग टूवर्ड्स द नॉर्मल, इट्स लेस फॉर रेड मोर फॉर वायलेट। फिर आपने दोनों नॉर्मल्स प्लेस किया, तो वायलेट यहाँ पर भी ज़्यादा बेंड कर रहा है अवे फ्रॉम द नॉर्मल, रेड यहाँ पर कम बेंड कर रहा है अवे फ्रॉम द नॉर्मल। सो दिस इज हाउ द ड्राइंग गोज। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने लाइट का चैप्टर भी ख़त्म कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में इसके पास पेपर करेंगे, और मैं सोच रहा हूँ साउंड की वीडियो असाइन कर दूँ, और फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग वेव्स से रिलेटेड सारे पास पेपर्स करते हैं। ठीक है जी, चले, टेक केयर गाइस, अल्लाह हाफिज़।